मैं आप बदरवाह के साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके वोटों से अगर महबूब इकबाल साहब कामयाब हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, हम दोबारा जम्मू के इलाके को मिलिटेंसी से पूरी तरह से आजाद कर देंगे। महबूब इकबाल साहब को हमारे पास भेज दीजिए, उसके बाद महबूब साहब के हाथ मजबूत करना वो हमारा काम है। बदरवाह की सीट पर भी फारूक साहब कोई समझौता करने के लिए तैयार थे नहीं, और नतीजा ये है कि यहाँ आज महबूब इकबाल साहब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से उम्मीदवार इस इलेक्शन में आपके सामने उतर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बदरवाह असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार आप सबके हरदिल अजीज लीडर और साथी जनाब महबूब इकबाल साहब, यहाँ पे मंच पे बैठे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी हजरात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ आए हुए तमाम अहदेदारान, वर्कर, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। ऐसा लगता है जैसे चंद दिन पहले मैं यहीं बदरवाह की इस खूबसूरत वादी से होके आया हूं। दरअसल वो इलेक्शन अलग था, ये इलेक्शन अलग है। उस वक्त पार्लियामेंट का मेंबर भेजना था, इस वक्त असेंबली का मेंबर चुनना है। पार्लियामेंट के इलेक्शन तो लगातार हर 5 साल हमें मिलते रहे। असेंबली का इलेक्शन जो है हमें 10 साल इंतजार करना पड़ा कि कब हमें दोबारा अपना एमएलए चुनने का मौका हासिल होगा। पिछली बार जब मैं यहाँ आया, बदरवाह में हमने जलसा नहीं किया। बदरवाह से इकबाल साहब का, महबूब इकबाल साहब के साथ रोड शो करते करते जगह जगह तकरीरें हुई। उस इलेक्शन और इस इलेक्शन में खास फर्क ये है कि उस वक्त जब आप पोलिंग बूथ के अंदर गए और आपने मशीन की तरफ देखा तो आपको कई सारे निशान नजर आए होंगे मशीन पे, लेकिन आपको अपना हल का निशान जो है उस वक्त मशीन पे नजर नहीं आया है। और मेरे वर्करों को हमेशा ये गिला रहता है, जब कभी इलेक्शन होता है और वहां पे हल का निशान नजर नहीं आता, वो कहते हैं अब यहाँ आप तंजीम को कमजोर कर रहे हो। तो इस बार फिर जब असेंबली का इलेक्शन हुआ और कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत शुरू हुई, फारूक साहब ने कांग्रेस के हमारे दोस्तों को बहुत समझाने की कोशिश की ना कि बार बार हम एक सीट छोड़ नहीं सकते। आप हमसे सीटें और मांगिए, हमें देने में हम एतराज नहीं करेंगे, लेकिन एक ही सीट को अगर बार बार आप हर इलेक्शन में हमसे छुड़वाने की बात करो तो हमारा वर्कर जो है वो मायूस हो जाता है, हमारा काडर कमज़ोर हो जाता है, हमारी पार्टी जो है बिखर जाती है। हमने बहुत कोशिश की अपने साथियों को मनवाने की कि ना बदरवाह की सीट इस बार वो हमारे लिए छोड़ दें। नहीं माना उन्होंने, नहीं माना, वो भी अपनी जगह अड़े रहे। फारूक साहब ने भी फिर कोई कसर बाकी नहीं रखी, 2 बार उठ के मीटिंग से चले गए। 2 सीटों पे उन्होंने जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सीट जो है बदरवाह की सीट पर भी फारूक साहब कोई समझौता करने के लिए तैयार थे नहीं, और नतीजा ये है कि यहाँ आज महबूब इकबाल साहब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से उम्मीदवार इस इलेक्शन में आपके सामने उतर रहे हैं। लेकिन अब आपको तय करना है कि फारूक साहब ने ये जो जिद पकड़ी, फारूक साहब ने जो इस सीट के लिए जिद्दोजहद की, फारूक साहब ने जो जोर किया कि नहीं आप बदरवाह की सीट पे इस बार मशीन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल का निशान होगा और उम्मीदवार हमारे महबूब इकबाल साहब होंगे। क्या फारूक साहब का यह फैसला सही था या गलत था? सही था। लेकिन अब वो आज नहीं पता चलेगा मुझे। आपकी दबी हुए अल्फाजों में और दबी हुए आवाज में आप कहो सही था, ये आपको शायद बैठो ना, शुक्रिया ना, आपके नारे से ये साबित होगा ना। 8 अक्टूबर को जब वोट गिने जाएंगे उस दिन हमें पता चलेगा कि वाकई फारूक साहब ने सही फैसला किया और जो साथियों का मशवरा था वो सही था या गलत था। इंशाअल्लाह सही, क्योंकि हम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात आपके सामने हैं।
पिछले 10 साल की तबाही और बर्बादी, उससे हम अभी तक निकल नहीं आए। बीजेपी वाले जब बात करते हैं, अक्सर बेशतर और बाकी रियासतों में जब वो प्रचार करते हैं, जब हुकूमत बनाने की बात करते हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। जब टीवी पे होता है, जब रेडियो पे होता है, तो कहते हैं डबल इंजन को वोट दो और डबल तरक्की होगी। मैं तो उनसे पूछता हूं ना, यहाँ तो जम्मू कश्मीर में अब हमें 10 साल हो गए आपके डबल इंजन को देखते हुए। किसी ना किसी रूप में आपने डबल इंजन यहाँ लगाया ही था। पहले अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब और मोदी जी आपके डबल इंजन थे। फिर महबूबा मुफ्ती साहिबा और मोदी साहब आपके डबल इंजन थे। उसके बाद जब आपने उनको यहाँ से खत्म कर दिया, उसके बाद आपने राजभवन के जरिए अपना डबल इंजन चलाया। पहले सत्यपाल मलिक आपके डबल इंजन थे, फिर मुर्मू साहब आपके डबल इंजन, और आज हमारे मनोज सिन्हा साहब। मतलब डबल इंजन तो हमने लगातार 10 साल से यहाँ देखा हुआ है, लेकिन उस डबल इंजन का फायदा हमें कहीं दिखे तो मैं मानूं। हर लिहाज से लोगों को तकलीफ, परेशानी और मुसीबत के अलावा इस डबल इंजन ने नहीं दिया। यहाँ पे बेरोजगारी तो जम्मू कश्मीर जो है पूरे मुल्क में शायद सबसे पहले नंबर पर है बेरोजगारी के लिहाज से। अगर महंगाई देखें तो उसका दबाव आपके ऊपर, अगर बिजली का हाल देखें, मैं आप जल्दी खत्म कर लूंगा, इसलिए मुझे घबराहट थी कि यहाँ ज्यादा तकरीरें हो रही हैं और ये मेरे ही वक्त में बारिश होनी थी। अब चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम वक्त में मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी। आज मिलिटेंसी का जो दबदबा जम्मू में है वो पिछले 10 साल से हमने नहीं देखा। जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू के इलाके में ऐसे एरियाज हैं जिनको हमने पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद कर दिया था। आज दोबारा, चाहे वो चिनाब की वादी हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे रियासी हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, जम्मू का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां आज हमको मिलिटेंसी का दबदबा और असर रसूख देखने को नहीं मिलता। तो आखिरकार अगर इस डबल इंजन सरकार ने हमें दिया तो दिया क्या? परेशानी और तकलीफ के अलावा इन्हें हमें दिया क्या? अब बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पहले तो हमें पिछले 10 साल का हिसाब किताब बताएं। कौन से नौजवान हैं जिनको पिछले 10 साल में नौकरियां मिली? यहाँ चिनाब के दरिया पे 4 बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ठेका किसको मिला? मुलाजमत किसको मिली? नौकरी किसको मिली? ठेकेदार भी बाहर से, इंजीनियर भी बाहर से, मुलाजिम भी बाहर से, मजदूर भी बाहर से। हमारे लोग जिनका हक है इन दरियाओं पे, इन पहाड़ों पे, उनको कोई हक नहीं। हमारे जो गुजर बकरवाल भाई यहाँ बैठे हैं, जिनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे अपना हक मिलना चाहिए था, उन्हें इन हकूक से महरूम रखा गया। महंगाई का जो हाल वो आपके सामने है। बेरोजगारी का मैंने जिक्र किया। सोशल वेलफेयर स्कीमें इन्होंने तहस नहस की। मुफ्त तालीम जो विरासत में हमें शेर कश्मीर से मिला था, वो मुफ्त तालीम इन्होंने ख़त्म की। हमने अपने मंशूर में, अब मैं ज़्यादा इसकी बात कर नहीं सकता हूँ आज, लेकिन मैं महबूब इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारा जो उर्दू और अंग्रेज़ी में मैनिफेस्टो है उसको व्हाट्सएप के ज़रिए श्रीनगर से आप मंगवाइए और यहाँ उसको बांटें ताकि लोग समझ जाएं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में कौन सी बातें की हैं यहाँ लोगों के लिए। चाहे वो मुफ्त बिजली हो, मुफ्त गैस के सिलेंडर हो, मुफ्त नौजवानों के लिए तालीम की बात हो, सोशल वेलफेयर के लिए हो, यहाँ पे दोबारा डीजी भर्ती हो, यहाँ पे रहबर तालीम की स्कीम के लिए हो, यहाँ पे सरकारी नौकरियाँ दोबारा नौजवानों को मिलना शुरू हो जाए, उस हवाले से। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम बीजेपी की झूठ को झूठ समझें। इन बीजेपी वालों को आदत है ये दो ज़बान में बात करते हैं। ये कश्मीर में एक चीज़ करते हैं, बाकी मुल्क में दूसरी बात करते हैं। आज आप लिख के ले लीजिए ना, आप नहीं देखें, ये मेरे खिलाफ जिसने बारामूला से इलेक्शन लड़ा था, आज जेल से छूट के आ रहा है सिर्फ 20 दिन के लिए यहाँ कैंपेन करने के लिए। इससे पहले जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था, आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह अदालत से छूट के निकला था। उस वक्त की रीलें आप निकालिए कि बीजेपी ने उस वक्त अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहा ये अदालत कर कैसे सकती है?
आदमी को आप सिर्फ इलेक्शन के लिए बाहर का आने कैसे दे सकते हो? ये अदालत ने गलत किया है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। पुरजोर उस फैसले की, अदालत के फैसले की बीजेपी ने मुखालफत की। आज जब इंजीनियर रशीद को इसी तरह इलेक्शन के लिए छोड़ दिया जा रहा है तो सबसे पहले इसका इस्तेकबाल करने वाले कौन? यही बीजेपी वाले, क्योंकि मकसद इनका यह है कि किसी ना किसी तरह आप लोगों के वोट तकसीम हो जाएं, कश्मीर में वोट तकसीम हो जाएं, बीजेपी जो वाले जो है वो अपना पलटा भारी करें और यहाँ इन छोटी पार्टियों का कश्मीर में फायदा लेके ये हुकूमत बनाए। और किन किन लोगों के साथ ये आज हुकूमत बनाने के लिए तैयार है? वो लोग जो मुल्क के खिलाफ जंग लड़ने में जेलों में बंद हैं, जिन्होंने 35 साल जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के से अलग करके पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात की। आज बीजेपी वाले उनके साथ इलेक्शन जो है या हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। आजाद उम्मीदवार तो बेशुमार इन्होंने मैदान में उतारे हैं। पिछले दिनों जब होम मिनिस्टर साहब जम्मू आए थे अपने पार्टी का मंशूर निकालने के लिए, उस वक्त कहा था कि हम कांग्रेस और एनसी के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे, अगर हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम बाकियों की मदद लेंगे। मतलब कौन? आप जमात इस्लामी की मदद लोगे, आप इंजीनियर रशीद की मदद लोगे, आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मदद लोगे, आप अल्ताफ बुखारी और टीपीएपी की मदद लोगे। मतलब ये कि ये तमाम छोटी पार्टियां जो हैं इनको मैदान में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मदद करने के लिए रखा हुआ है। और वो बीजेपी जिसने जम्मू कश्मीर में 10 साल में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। आज एक नया शोशा, आज बंदूकें बांटी जा रही हैं, आज बीजेपी के वर्करों को बंदूकें दी जा रही हैं। मैं तो कहता हूं बीजेपी की नाकामी और हुकूमत के फेलियर का सबसे बड़ा अगर सबूत चाहते हैं तो वो ये बंदूक है। इस बंदूक को बांटा जा रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ जम्मू में दोबारा मिलिटेंसी को उभरने दी। इस बंदूक को बांटा जा रहा है क्योंकि जम्मू में इन्होंने दोबारा हालात खराब किए। इस बंदूक को बांटा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग दोबारा मिलिटेंसी के वजह से परेशान हैं। और इन इलाकों को याद करिए, 2014 तक हमारी हुकूमत थी, हमने इन इलाकों को मिलिटेंसी से आजाद कर दिया था। तो ये बीजेपी का जो नारा है कि जम्मू को बचाना है, एक बार बटन दबाना है, ये झूठ है। इन्होंने जम्मू को तबाह किया है, इन्होंने जम्मू में दोबारा मिलिटेंसी कायम की है। और मैं आप बदरवाह के साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके वोटों से अगर महबूब इकबाल साहब कामयाब हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, हम दोबारा जम्मू के इलाके को मिलिटेंसी से पूरी तरह से आजाद कर देंगे। लेकिन आप लोगों को 18 सितंबर को सही फैसला करना होगा। आप एमएलए चुनिए, महबूब इकबाल साहब को हमारे पास भेज दीजिए, उसके बाद महबूब साहब के हाथ मजबूत करना वो हमारा काम है। महबूब साहब इससे मत घबराइए ना कि ये हमारे झंडे उतारे, ये इनकी परेशानी का सबूत है। ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं कि आप इलेक्शन जीतने जा रहे हो। इनको लगता है कि अगर एक दो घरों से ये झंडे उठाएंगे तो हमारे दिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये निकाल पाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इंतजामिया से तो मैं तब भी गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके किसी के प्राइवेट मकान पे किसी भी तंजीमी झंडे को चढ़ाना जो है इसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर मकान का मालिक अपनी मर्जी से कहीं झंडा लगाता है तो उसको उठाना जो है वो गैर कानूनी है। अगर कोई दुकानदार अपने दुकान के बाहर किसी तंजीम का झंडा लगाता है तो वो अगर अपनी मर्जी से कर रहा है, उसको उठाया नहीं जा सकता। यहाँ बैठे बैठे मैंने 5 पोस्टर बीजेपी के देखे। एक होटल है वहां पे, 4 तो वहां बीजेपी के पोस्टर हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की हिम्मत है जरा उनको उतार के दिखाएं मुझे। नहीं करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी आज कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रही है, क्योंकि लोग बीजेपी की मदद नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी तरफ से लोग, मैं तो कहता हूं महबूब साहब एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ो, जितना लोग आपके साथ जुड़ जाएं उतना ज्यादा अच्छा है। और मैं जानता हूं जिस तरह आपने पिछले 3 साढ़े 3 साल से मेहनत की है पूरे बदरवाह असेंबली हलके में, इंशाल्लाह जब 8 अक्टूबर को नतीजे निकलेंगे तो सबसे पहले कामयाब उम्मीदवारों में से मैं महबूब इकबाल साहब का नाम
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद जब मैं दोबारा भदरवाह वापस आऊंगा तो मेरे साथ एमएलए के कैंडिडेट नहीं बल्कि भदरवाह के एमएलए महबूब इकबाल साहब खड़े होंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद मैंने और महबूब साहब ने क्या करना है, महबूब साहब आपकी किस सूरत में और किस रूप में आपकी खिदमत करेंगे वो इंशाल्लाह हम 8 अक्टूबर के बाद बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ ये गुजारिश करते हुए कि 5 दिन रह गए हैं यहाँ अब इलेक्शन को, 18 तारीख को आपने वोट डालने हैं, मेहरबानी करके बातें आप तमाम घरों तक पहुँचाइए, उनको मुतमईन करिए, उनको तैयार करिए कि इस बार हल्का बटन दबा के जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो साजिशें हुई हैं, जो धोखा हमें दिया है, उस सब चीज़ का हमें हिसाब किताब बराबर करना है अपने उम्मीदवार को कामयाब करके। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।